हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में हमने पढ़ा था हेयक का सिद्धांत की हेयक ने क्या क्या बताया है। आज हम पढ़ेंगे उसमें क्रिटिसिज्म्स ऑफ थ्योरी, उसकी कुछ पॉइंट्स से रखे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट है अगेंस्ट जनरल एक्सपीरियंस, सेकंड है इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ है चेंजेस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिफ्थ है आपका नॉन मॉनेटरी कॉजेस। बात करते हैं अगेंस्ट जनरल एक्सपीरियंस की। क्या होता है ये अगेंस्ट जनरल एक्सपीरियंस? इसको हम साधारण अनुभव के विरुद्ध भी कहा जाता है। हेयक का यह विचार है कि पूंजी वस्तुओं की मांग उपभोक्ता वस्तुओं की मांग के साथ प्रतियोगिता करती है। जो होती है हमारी क्या होती है, कुछ कैपिटल गुड्स होती है और कुछ होती है हमारी कंज्यूमर गुड्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो पूंजीगत वस्तु होती है, एक आयगत वस्तु होती है। जो हमारी कैपिटल गुड्स होती हैं वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें उनका बेनिफिट मिलता है। जैसे कि हमने एक बार परचेज कर ली तो उसका जो बेनिफिट मिलेगा हमें कई सालों तक मिलेगा। पर जो हमारी क्या होती है आयगत वस्तुएं होती हैं, उनका जो हमें बेनिफिट मिलता है वो क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए मिलता है। मान लीजिए हमने आज ले ली तो हम क्या करेंगे, उसको जब तक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, ठीक है, वो क्या कर सकता है, उसको कुछ टाइम के लिए कंज्यूम करता है, उसके बाद उसका यूज़ जब हो जाता है उसके बाद वो बेकार हो जाती है। तो इसे ये चीज़ें हमारे लिए इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। साधारण अनुभव के विरुद्ध है। ये कहते हैं कि क्या बताया है कि विचार पूंजीगत वस्तुओं की मांग उपभोक्ता वस्तुओं के मांग के साथ क्या होती है, प्रतियोगिता, वो कंपटीशन रखना स्टार्ट कर देती है। साधारण अनुभव के विरुद्ध है क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं की मांग केवल इसी के कारण होती है कि उपभोग वस्तु की मांग होती है। ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं की मांग किस लिए है, उपभोग वस्तु की मांग। पूछो क्यों? क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं का देखो, जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में हमें पता है कि हम बिजनेस किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, हमारी डेली नीड्स की वस्तुओं के लिए बिजनेस करते हैं हम, ज़्यादातर हम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या है, कोई शॉप है, परचून की शॉप खोली तो उसमें क्या होगा, आयगत वस्तुओं की ज़रूरत है। क्यों आयगत वस्तुओं की जरूरत? इसलिए कि वो हमारा सामान डेली बिक रहा है, डेली सेल हो रहा है। पर जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुओं की जो जरूरत है वो किस लिए है, वो आयगत वस्तुओं के लिए जरूरत है। जो आपका स्टॉक है, वो स्टॉक में जो माल आया है उसको रखने के लिए आपको क्या होगा, किसी अलमीरा की, किसी काउंटर की नीड जरूर होगी, जिसमें क्या होगा, वो आपका सामान रखा जाता है। तो जब क्या करते हो आप आयगत वस्तुओं की डिमांड करते हो तो उसके साथ साथ आपकी क्या होगी, जो कैपिटल गुड्स हैं उसकी डिमांड भी आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको उसमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ एसेट्स अपनी लगानी ही पड़ेंगी। जैसे कि एक टेबल की ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, वहाँ बैठ के हिसाब किताब भी करना है। आयगत वस्तु के लिए क्या होगा, वही सामान रखने के लिए क्या होगा कि आपको एक बार कुछ वहाँ पे सोफ़ा कह सकते हैं, कोई फर्नीचर कह सकते हैं आप लोग, उसमें उन चीज़ों की आपको नीड ज़रूर पड़ेगी। तो ये क्या होती है, एक दूसरे के साथ डिपेंड होती है। उपभोग वस्तुओं के अधिक उत्पादन के विस्तार हेतु पूंजीगत वस्तुओं की मांग भी होगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको क्या करना है, जो अपनी आयगत वस्तु है उनका विस्तार करना है, उनको बढ़ावा देना है, तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको क्या होगा, आयगत वस्तुओं की मांग को भी बढ़ावा देना होगा। तो यदि आप क्या कर रहे हैं, अपना ऑर्डर ज़्यादा कर रहे हैं कि आपको लग रहा है इन फ्यूचर हमारे प्राइस बढ़ जाएंगे, तो जब आप इन फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, स्टॉक को कलेक्ट कर रहे हैं, उसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूंजीगत वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे आप सामान रखोगे उसमें। क्योंकि कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, पूंजीगत वस्तुओं को रखने के लिए क्या करती हैं, वो सेफली रखने के लिए उसमें वो हेल्प भी प्रोवाइड करती है। और किसी बिजनेस को चलाने के लिए जितनी नीड क्या होती है, हमें आयगत वस्तुओं की होती है, उससे ज़्यादा नीड हमें पूंजीगत वस्तुओं की होती है। पहले उसमें अपनी कैपिटल तो लगानी ही पड़ेगी ना आपको, तभी तो किसी बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। अतः उपभोक्ता वस्तु की मांग से ही पूंजीगत वस्तुओं का जन्म होता है। डेफिनेटली सी बात है क्या कि जब कंज्यूमर क्या करेगा, किसी वस्तु को खरीदने के लिए डिमांड करता है तो उसके साथ साथ क्या होती है, जो आयगत वस्तु होती है पूंजीगत वस्तुओं की डिमांड भी अपने साथ साथ लेके चलती है, कराती है। क्यों? मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको सेल करना है, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने से पहले जब जो सेल्समैन है वो अपनी शॉप में भी तो उसे कहीं पे रखेगा, तो उसके लिए क्या होगी, उसको एक अलमारी की या किसी भी चीज़ की नीड होगी। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगेंस्ट है जनरल एक्सपीरियंस, इसको हम कहते हैं साधारण अनुभव के विरुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की। बचत और विनियोग में क्या होता है, समानता हमें कई बार देखने के लिए मिलती है। हेयक का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि बचत तथा विनियोग साम्य अवस्था में होते हैं। साम्य अवस्था मतलब इक्वल, कि जैसे बचत होगी
वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। सेविंग ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, आप लोगों की, आपको पता है कि खर्चे तो बढ़ते ही हैं, पर आपकी क्या होगा, कई बार खर्चे आपने पहले की तरह एज इट इज़ रखे, तो आपकी क्या होगी, वहाँ पे सेविंग बढ़ चुकी है। तो जब हमारी सेविंग बढ़ती है तो आपको मैंने बता रखा है कि इनकम की आय में से अगर हम लेस कर देते हैं ई, जिसे हम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कहते हैं, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो हमारी निकल के आती है सेविंग। और सेविंग जो होती है हमेशा इक्वल किसकी होती है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि हम जो भी सेव करते हैं डेफिनेटली हम इसीलिए ही सेव करते हैं कि उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके हम उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो इसलिए कहा गया है कि इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में, कि जितना हमारा बचत बढ़ेगी उसी के अनुपात में हमारा क्या होता है, विनियोग भी बढ़ता चला जाता है। कि और इस साम्यावस्था में विभिन्न बैंकों की नीति के कारण आते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बैंक हैं, उनकी कुछ नीतियाँ होती हैं, कुछ पॉलिसी होती है, वो आती हैं। परंतु हमारे जो प्रोफेसर किन्स हैं उन्होंने कहा है कि व्यापार चक्र का आधार साम्य नहीं वरन साम्य का प्रस्ताव होता है। इन्होंने कहा है कि एक जो प्रपोजल होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रपोजल ऑफ इक्विलिब्रियम को ही हम क्या कहते हैं, इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत मान के चलते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की, हेयर का जो सिद्धांत है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेस है। उसमें क्या होगा, हर व्यक्ति को रोजगार देने की बात कहते हैं कि पूर्ण रोजगार होता है इसमें। इस सिद्धांत की एक मान्यता यह भी है कि सभी आर्थिक प्रसाधन पूरा काम पा रहे हैं, कि जो भी हमने इसमें क्या लगा रखा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रखे हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपना क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा उनका यूटिलाइज हो रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की मान्यता पर भी यह आधारित है। यह मान्यता उचित नहीं है कि क्योंकि प्रसाधन कभी भी पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं होते। इसने कहा है कई बार कि जो हमारे प्रसाधन हैं, जो हम सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो कभी भी क्या हो सकते हैं, पूरी तरह से कार्यरत नहीं हो सकते। ठीक है, कोई मशीन है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार वो मशीन हमने खरीद ली और वो लॉन्ग टाइम तक ही सही चलती रहे। उसमें क्या होगा, हमें कुछ खर्चा करना पड़ेगा तभी वो सही चलेगी। आप फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कार अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हो, तो ये तो नहीं है कि कार को आप चलाते रहो। जब वो चलाओगे आप लोग तो उसके साथ साथ वो अपनी मेंटेनेंस भी तो मांगेगी, सर्विस मांगती है, तो तभी तो वो चल पाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने क्या करा, कोई मशीन खरीदी और वो मशीन आपको क्या कर सके, एक लॉन्ग टाइम के लिए प्रोडक्शन देती रहे और कभी भी ख़राब ना होए। तो यहाँ पे बताया गया कि इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि सभी आर्थिक प्रसाधन पूरा काम पा रहे हैं। यह मान्यता क्या करी है इन्होंने, अनरियलिस्टिक है, क्योंकि प्रसाधन कभी भी पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं हो सकते हैं। फिर है हमारा फोर्थ, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो ब्याज की दर होती है, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। हमेशा ऐसा तो नहीं है कि एक ही जैसी ब्याज की दर आप लोगों को देखने या सुनने के लिए मिलेगी। हेयर का सिद्धांत इस मान्यता पर भी आधारित है कि ब्याज की दर परिवर्तनों को अत्यधिक महत्व दिया गया है, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दी है। उनके विनियोग को मुख्यतः निर्धारक ब्याज की दर है। जो विनियोग होता है ना, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग को लग रहा है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पैसा है बैंकों में, एफडी में, सेविंग अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, अलग करंट अकाउंट में, अलग अलग टाइप से आप इन्वेस्ट करने के लिए ट्राई कर सकते हो। पर यदि आपको लग रहा है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, उसको कहीं और इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट होए। उसके अनुसार विनियोग का मुख्य निर्धारक क्या है, ब्याज की दर है। सिद्धांत में इस महान सत्य को भुला दिया गया है कि ब्याज की दर के अतिरिक्त प्रावधिक परिवर्तन, जनसंख्या इत्यादि का विनियोग की मात्रा को निर्धारित। देखो, कहीं जनसंख्या कैसी है, ये चीज़ भी हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती है। ठीक है, अगर आप लोग देखते हो कहीं पे बहुत ज़्यादा क्या होगी, जनसंख्या बढ़ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्विसेज होती हैं वो भी क्या होगी, कम मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनसंख्या कानून है, एक तरीके से पता है लोगों को प्लानिंग के बारे में, तो वहाँ पे क्या होगा, सर्विसेज लोगों को ज़्यादा मिलती हैं। फिर है नॉन मॉनेटरी कॉजेज़।
गैर मौद्रिक कारण के नाम से भी इसको हम जानते हैं। हार्ट्रे की तरह हेयक ने भी अपने सिद्धांत में गैर मौद्रिक कारणों पर ध्यान नहीं दिया। गैर मौद्रिक कैसे? देखो, आप लोग क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ये जो सारे फंक्शंस हैं आपके किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपके मॉनेटरी के ऊपर, मुद्रा के ऊपर ध्यान देते हैं कि आप लोग क्या बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हो, ठीक है। और जो नॉन मॉनेटरी फंक्शन आते हैं वो इकोनॉमिक्स से कभी भी रिलेटेड हो ही नहीं सकते। इकोनॉमिक्स में अगर आप सबसे पहले कोई चीज़ पढ़ी होगी तो इकोनॉमिक्स में यही बताया गया है कि जितने भी हमारे मॉनेटरी से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, वर्क होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, इकोनॉमी के अंदर शामिल किए जाते हैं और गैर मौद्रिक नहीं कह सकते। जैसे कि आप लोगों में से क्या है, एक टीचर है, वो क्या कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो फीस ले रहा है वो क्या है, मौद्रिक है, तो वो इकोनॉमी में शामिल की जाएगी। पर वही टीचर क्या कर रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके बदले में कोई फीस नहीं ले रहा है, तो उसको हम अर्थव्यवस्था में या बिजनेस में शामिल नहीं करते हैं। गैर मौद्रिक कारणों पर ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत अधिक प्रभाव चक्रीय उच्चवाचनों पर भी डिपेंड करते हैं कि हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो कैसा चल रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, तथा जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, अवहेलना नहीं कर सकते, इसको टाल नहीं सकते। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।